बाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे वो। इसके पहले एक चाय वाले को अपना प्रस्तावक बनाकर उन्होंने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में पहुंचने भी वाले हैं। शीतल हमारे साथ वडोदरा से लगातार बनी हुई है। अब शीतल, अगर आसपास की तस्वीरें आप देख पाए, वहां पर किस तरह की तैयारी की जा रही है और कीर्ति स्तंभ से कलेक्ट्रेट तक रोड शो करेंगे, तकरीबन कितने लोग उसमें शामिल होंगे, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या आंकड़ों के लिहाज से? देखिए, आंकड़ा कोई तय नहीं है, लेकिन चित्रा यकीनी तौर पर लोग कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग होंगे। आप सोच सकती हैं नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं उनकी रैलियों में लाखों की तादाद में लोग होते हैं। और ये वडोदरा है जिस शहर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा का चुनाव। आपको और अपने दर्शकों को एक बार फिर आसपास की तस्वीर दिखा दूंगी। भावेश, आप कैमरा घुमाइए, दिखाइए। आप यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आपको वो कलरफुल इमेजेस नहीं मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया होनी है, लेकिन आप यहाँ भारी सुरक्षा बंदोबस्त देख सकती हैं। बाहर सड़क की तस्वीर आप देख सकती है, वहां भी सुरक्षा कर्मी है। और शहर भर में जो है वो बहुत ही रंगीन और कलरफुल तस्वीर है। सुरक्षा कर्मियों के अलावा बैरिकेडिंग है और उसके अलावा नाचते गाते लोग पारंपरिक वेशभूषा में नारेबाजी हो रही है। भगवा परचम हर जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में फिलहाल शांति है। मीडिया का जमावड़ा जरूर है, सुरक्षा कर्मी जरूर है। और चित्रा, आपको इतना बता दूं कि जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि 12:39 के मुहूर्त के हिसाब से ही शायद नरेंद्र मोदी अपना पर्चा भरेंगे, लेकिन यहाँ जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक जो तय वक्त है, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी बीजेपी की ओर से और जो इनके पास सूचना है, उसके हिसाब से 11 बजे ही नरेंद्र मोदी को यहाँ होना चाहिए पर्चा भरने के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो 12:39 को स्टिक करते हैं, जो कि ज्योतिष के लिहाज से अभिजीत मुहूर्त है, या जैसा कि शेड्यूल पहले से बना हुआ है वो 11 बजे पर्चा भरते हैं। एक और दिलचस्प बात चित्रा आपको बताना चाहूंगी, अब पर्चा भरने के बाद, नामांकन दाखिल करने के बाद जितना भी खर्च होगा वो ऑफिशियली नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा। वो उम्मीदवार हो जाएंगे ऑफिशियली, और इसलिए ये सारे खर्चे को मैनेज करने के लिए कि बाद में कोई बवाल ना हो, उन्होंने 11 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नियुक्त किया है, जिसमें से 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो वडोदरा की 7 विधानसभा क्षेत्रों में जितना भी खर्चा होगा उसको मॉनिटर करेंगे और बाकी 4 उसको ओवरसी करेंगे। तो ये भी एक दिलचस्प फैक्ट है जो निकलकर सामने आया है। चित्रा, बिल्कुल, लेकिन दीपक जी, सवाल बड़ा ये है, कंफ्यूजन की स्थिति 11 बजे ऑफिशियल, जैसा कि शीतल जानकारी भी दे रही है कि वहां पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनकी ओर से ये टाइमिंग बताई गई है, और प्रवक्ता कहते हैं बीजेपी के कि 12:39 जैसा हमेशा से होता रहा है, इस बार भी होगा। ऐसा क्यों? आई थिंक अधिकारियों और बीजेपी की लोकल यूनिट को ये पता हो नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, कितने बजे करने वाले हैं। मुझे इसमें थोड़ा संशय है। अगर विजय रूपानी कहेंगे तो कोई बात ऑथेंटिसिटी से कहेंगे, बिल्कुल अधिकार से कहेंगे, क्योंकि विजय रूपानी का एक स्ट्रेचर है, नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, खुद प्रवक्ता हैं, खुद किसी भी बात को वजन के साथ कहेंगे। तो मुझे लगता है कि हमको फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए 12:39 का टाइम मान लेना चाहिए। बाकी दूध का दूध, पानी का पानी 11 बजे हो जाएगा कि आखिरकार होने क्या वाला है। 11 बजे वो पर्चा दाखिल करेंगे या 12:39 पर। लेकिन लॉजिस्टिक्स के हिसाब से भी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी अभी तक वडोदरा में उतरे नहीं हैं। 9:50 हो चुके हैं। वो उतरेंगे, फूल मालाएं पहनेंगे, जय जयकार के नारे लगेंगे, उनका स्वागत होगा, वो अपनी गाड़ी में बैठेंगे, यहाँ से मैदान में जाएंगे, मैदान से वो कीर्ति स्तंभ जाएंगे, कीर्ति स्तंभ में माल्यार्पण करेंगे, फिर लगभग 3 से 4 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। तो ये 45 मिनट में तो कम से कम पूरा होगा नहीं। तो मुझे यही लगता है, व्यवहारिक रूप से कैलकुलेट करने के बाद, मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, ये सिर्फ एक दिमागी और व्यवहारिक कैलकुलेशन है। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि 12:39 का टाइम ठीक लगता है। लेकिन हम मेरे और शीतल के झगड़ने के लिए टाइम काफी अच्छा है। कौन सा टाइम पे होगा तो शीतल और मैं काफी अच्छी तरह से झगड़ सकते हैं कि विजय रूपानी ठीक है या जो भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो ठीक है। बहरहाल जो बड़ी बात यहाँ पर है वो ये है कि मोदी यहाँ से क्या सिग्नल देकर जाते हैं। क्या कोई साउंड बाइट या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ करने वाले हैं मोदी? शीतल, कुछ मालूम पड़ पाया है कहीं पे कैमरे स्टैंड को या कैमरे को या माइक को जगह देने की बात, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर? ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पर? क्योंकि नॉमिनेशन के बाद जनरली कैंडिडेट कुछ ना कुछ कहता है। दीपक, प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो सवाल ही नहीं है, बिल्कुल पैक्ड शेड्यूल है उनका।
एयरपोर्ट से आना है, उसके बाद शहर में उन्हें रोड शो करना है, फिर तुरंत पर्चा दाखिल करना है और तुरंत वापस एयरपोर्ट चले जाना है। और जो शेड्यूल पहले का टाइम है, विजय रूपानी की अगर बात को हम साइट पर करके अधिकारियों की बात अभी की करें तो उनके हिसाब से 12:15 बजे पहले के शेड्यूल के मुताबिक उनका टेक ऑफ है और इसके बाद उनकी महाराष्ट्र में और दक्षिण में भी कुछ रैलियां हैं आज नरेंद्र मोदी की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। साउंड बाइट का हम आखिरी पल तक ऑथेंटिसिटी से नहीं कह सकते क्योंकि ये उनके मूड पर तय करता है, निर्भर करता है कि वो कुछ अगर कहना चाहें आखिरी वक्त में मीडिया के कैमरों को देखकर, माइक्स को देख के वो कुछ बोल दे या साइड से निकल जाए, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन हमने देखा भी है दरअसल वो सवालों का सामना करने से बचते भी हैं, इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने के बावजूद भी पत्रकारों के सवाल वो नहीं लेते हैं। फिलहाल ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हर हाथ में कमल इस वक्त दिखाई दे रहा है। मुस्लिम समर्थक भी पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए, महिलाएं भी भारी तादाद में, और हर तरफ मोदी की गूंज ही दिखाई दे रही है। फिलहाल इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। हमारी ये चर्चा लगातार जारी है, लेकिन स्वामी रामदेव ने नरेंद्र मोदी के इस नामांकन पर क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। बड़ौदा से वो चुनाव न लड़ते तो गुजरात के लोगों के मन में एक भावना आ सकती थी कि आज जब पूरा देश इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है तो हमको छोड़ करके चले गए। और वाराणसी से इसलिए चुनाव लड़ा क्योंकि वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी कि वाराणसी से चुनाव लड़ने से 50 से 60 सीटों के बीच में उत्तर प्रदेश से पाएंगे, बिहार जीतेंगे और मध्य प्रदेश और आगे छत्तीसगढ़ और झारखंड तक उसका असर पड़ेगा। तो वाराणसी से चुनाव लड़ना एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है और वडोदरा से चुनाव लड़ना एक इमोशनल स्ट्रेटेजी है और दोनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए राजनीति में। आपको दिखा रहे हैं 4 अलग अलग रंगों को बयां करके हर हाथ में इस वक्त कमल देखा जा रहा है और आप बाकायदा देख भी पा रहे हैं फूलों से बनाया गया एक कमल है जिसमें बीच में नरेंद्र मोदी खिले हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम समर्थक भी पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के लिए। चारों तरफ मोदी की गूंज दिखाई दे रही है। महिलाएं भी काफी ज्यादा भारी तादाद में वहां पर पहुंची हुई हैं। मोदी पहला नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। पहली बार लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार के तौर पर वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके पहले 3 बार विधानसभा का चुनाव वो लड़ चुके हैं। क्या किसी तरह की चुनौती है वडोदरा में, इसी पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। दीपक जी, एक बार फिर से वही सवाल, जो 3 चेहरे भी हम दिखा रहे हैं, मधुसूदन मिस्त्री और इधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुनील, क्या इन दोनों की ओर से थोड़ी भी चुनौती मिलेगी मोदी को यहां पर? ठीक है, टक्कर होगी, अच्छी टक्कर होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई ऐसी चुनौती मिलेगी जिससे कोई बड़ा उलटफेर हो जाए। जिस तरह से अमेठी और रायबरेली को गढ़ कहा जा सकता है सोनिया गांधी का, उसी तरह से वडोदरा को भी गढ़ कहा जा सकता है नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का। आप पुराने चुनाव की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, अनुज गुप्ता जी उसको बेहतर बताएंगे। बिल्कुल ऐसे लोग चुनाव जीते हैं जिनका बड़ा नाम नहीं है, जो संगठन के बड़े लोग नहीं हैं। इस बीच हमारे साथ सतीश भाई पटेल जुड़ चुके हैं, जो कि वडोदरा के करजान से विधायक हैं। सतीश भाई, क्या माहौल है इस वक्त वहां पर जहां पर आप लोग खड़े हुए हैं और क्या तैयारियां हैं नरेंद्र भाई के लिए? अभी जो तैयारी है वो लोग स्वयंभू इतने लोग आ रहे हैं और जो रिकॉर्ड है पुराना वो रिकॉर्ड आज टूट जाएगा के इलेक्शन में। पुराना सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा, इस तरह के दावे आप कर रहे हैं। आपसे ये जानना मैं चाहूंगी, नरेंद्र मोदी कब पहुंचेंगे? क्योंकि माना जा रहा था 9:30 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद कीर्तिनगर से रोड शो करेंगे, लेकिन अभी तक तो मोदी पहुंचे ही नहीं है। नहीं, बस तैयारी में ही है जी। अभी हम भी एयरपोर्ट पे आए गए हैं सब लोग और अभी हम एयरपोर्ट से सीधा रैली निकाल के निकलने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए पटेल साहब की ये नामांकन कितने बजे दाखिल होगा? 11 बजे का टाइम है और अगर रैली में टाइम लगा तो 15-20 मिनट कहीं लेट भी हो सकते हैं हम। आपको क्या लगता है ये रैली कितनी लंबी निकलेगी? क्योंकि 10 तो बज चुकी है ऑलरेडी। 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तो क्या है कि लोग पूरे इंतजार में खड़े हैं और फिर बाद में रैली तो कितने बजे, मेरे ख्याल से तो 3 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी लंबी।
3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो जाएगी। और कहाँ से लोग आए हैं? पूरे बड़ौदा जिले में से है, सिटी में से है, लेकिन ग्रामीण विस्तार में से आज हमने जो लोगों को बोला था कि सिर्फ होद्देदार आएंगे, क्योंकि सिटी में से इतने लोग आने वाले हैं तो वो पार्टी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए गाँव में से कम आने वाले हैं। अच्छा, मधुसूदन मिस्त्री और दूसरा नाम क्या है? सुनील कुलकर्णी। सुनील कुलकर्णी, आपको लगता है कोई चुनौती दे पाएंगे नरेंद्र भाई को? नहीं, बड़ौदा में कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। नहीं, अब जोड़े रखते हैं, जुड़े रहिए पटेल साहब, क्योंकि चेतन रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चेतन रावल जी, यहाँ तो आप लड़ाई में ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये कहना है बीजेपी का। हेलो जी, चेतन रावल जी नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया बोल रहा हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे कि आप लड़ाई में ही नहीं दिखाई दे रहे वडोदरा में, ऐसा कहना है बीजेपी का। देखिए, बीजेपी वालों का हमेशा चरित्र रहा है कि वे लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अब लड़ाई तो आपको बाद में ही पता चलेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। मधुसूदन मिस्त्री जी के साथ तंत्र ने जिस ढंग से व्यवहार किया है पिछले दिनों में, वो भी पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। तो मेरी भाजपा वालों से मेरी खास एक विनती है कि वे एक लिमिट में रहा करें और अनाप शनाप बोलना बंद करें। अनाप शनाप बोलना बंद करें। सतीश भाई पटेल भी हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन जी, हम जाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सतीश भाई, आप लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि अनाप शनाप बोलना आप लोग बंद करें और कांग्रेस पार्टी बड़ी चुनौती के रूप में साबित होने वाली है बीजेपी के लिए। पहले तो कांग्रेस वाले को मैं बोल रहा हूँ कि वो कैसे बोलते, वो खुद अपने पार्टी की बात करे, क्योंकि कई लोगों को गुंडा बोले, मोदी साहब के बारे में ऐसा बोले है, खुद उसको सीखना चाहिए तो कैसे बोलना है उसको। चलिए सीधे चलते हैं हम अपने सहयोगी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलते हैं हम अपनी सहयोगी शीतल राजपूत के पास, उनके साथ एक मेहमान है। शीतल, कौन मेहमान है आपके साथ और क्या कहना है उनका? बिल्कुल दीपक, हमारे साथ आरएसएस के सुरेश जैन जुड़ चुके हैं। ये दिल्ली से आए हैं और महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के लिए प्रचार का जिम्मा सुरेश जैन के हवाले है। सुरेश जी, ये जो सस्पेंस बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी पर्चा कितने बजे दाखिल करेंगे, 12:39 पे जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है जिसमें वो करते हैं, या उससे पहले करेंगे, थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। ऐसा है कि ये तो एक टेक्निकल बात है, इसमें एग्जैक्टली क्या टाइम है, 12:39 कलेक्टर साहब ने बताया है। नहीं, कलेक्टर साहब तो 11 बजे। हाँ, 11 बजे पर्चा दाखिल करेंगे। वो गुजरात में आ गए हैं और थोड़ा रोड शो करने में उसका भरपूर भीड़ चारों तरफ लगी हुई है, उसमें से होकर के 11 बजे वो पर्चा दाखिल करेंगे। कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोग इस रोड शो में शामिल होने वाले। लाखों का क्या, पूरा गुजरात ही उमड़ने वाला है या वडोदरा उमड़ने वाला है। मैंने तो देखा है कि लोग अभी से रास्ते बंद हो गए हैं चारों तरफ और भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। सुरेश जी, हमने देखा कि जहां जहां जिस भी बड़े बीजेपी के नेता ने पर्चा भरा, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, राजनाथ सिंह हो, उनके साथ में बड़े बड़े सारे दिग्गज पहुंचे। नरेंद्र मोदी हर जगह मौजूद थे मंच पे, लेकिन आज आपके सिवा दिल्ली से और कोई आया नहीं। नहीं, मैं दिल्ली से नहीं, मेरा केंद्र वडोदरा है और ये मेरा कर्तव्य है कि नरेंद्र भाई आज देश की शान आन बने हैं, वो पर्चा दाखिल करें। तो मेरा केंद्र होने के कारण से मैं यहाँ उपस्थित हूँ और उनका सम्मान करने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन कोई राष्ट्रीय स्तर के बाकी नेता नहीं आए? राष्ट्रीय स्तर के तो आएंगे, जो लोग आएंगे आने हैं, लेकिन कौन कौन लोग आएंगे? ऐसा है कि यहाँ गुजरात के और भाजपा के जो भी लोग आएंगे, राष्ट्रीय लोग आएंगे, वो आएंगे, उसका मुझे जानकारी नहीं है। पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मैं क्षेत्रीय अधिकारी हूँ, ये मेरा केंद्र है, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने बनारस के अलावा इसे सेफ सीट के तौर पर चुना, बड़ौदा को। बड़ौदा क्या, उनके लिए पूरा गुजरात ही सेफ है। कहीं भी जाए तो आज लाखों लोग उमड़ते हैं और गुजरात क्या है, पूरा देश उनके लिए सेफ है। पहले लोग कहते थे कि वाराणसी में क्या होगा क्या नहीं होगा, आज पूरा वाराणसी उनका हो गया है। नरेंद्र भाई के लिए कोई सेफ या कोई दुर्लभ सीट नहीं है, पूरा देश उनके लिए शीतल सुविधापूर्ण है। शीतल, मैं सवाल पूछना दीपक, शीतल, मेरा सवाल ये है कि दीपक, आमतौर पर देखा गया है कि आरएसएस के लोग पर्चा दाखिल करें या नामांकन करें, ऐसी प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होते हैं। तो जैन साहब आखिरकार प्रचारक के तौर पर ऐसी प्रक्रिया में क्यों शामिल हो रहे हैं, जो एक राजनीतिक प्रक्रिया है? क्योंकि आरएसएस ऐसी राजनीतिक प्रक्रियाओं से दूर रहता है।
बिल्कुल। सुरेश जी, हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया स्टूडियो में हैं और उनका सवाल आपसे ये है कि आरएसएस के लोग आमतौर पर राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहते हैं, पर्चा दाखिल करना या राजनीतिक कोई भी एक्टिविटी हो, तो आप फिर आखिरकार क्यों मौजूद हैं यहाँ पर? ऐसा है कि ये राजनीतिक गतिविधि नहीं है, ये एक सम्मान है और ये सम्मान लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। उसमें मैं अपनी भावना प्रकट करने के लिए आया हूं। एक महापुरुष के प्रति सम्मान करना, वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए, इसको पॉलिटिकल नहीं समझना चाहिए। आज साधु संत आ रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ के संत जो पूरे बड़ौदा के जितने भी बड़े बड़े द्वारकेश लाल जी आदि आदि सब संत यहाँ आ रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ आया हूँ एक संत के रूप में। मान लो आप, एक आरएसएस का प्रचारक भी संत जैसा ही तो होता है ना, तो इसलिए मैं आया उनका सम्मान। दीपक, इनका कहना है कि आरएसएस का प्रचारक भी संत जैसा होता है, जैसे तमाम संत लोग मोदी के लिए आह्वान कर रहे हैं, वैसे ये भी इन्हें भी एक संत माना जाए और ये भी उसी हैसियत से यहाँ पर आए हैं। आप कुछ और पूछना चाहेंगे दीपक? नहीं शीतल, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि आज ही इलेक्शन कमीशन में बाकायदा शिकायत हुई आरएसएस की और ये कहा गया है कि आरएसएस इन चुनाव में एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रही है। जैन साहब का इस पर क्या कहना है? इलेक्शन कमीशन में ये शिकायत कांग्रेस ने करी है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में ये शिकायत की है, आज ही ये शिकायत की है कि आरएसएस एक फिलॉसफी के बजाय एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो है वो बिहेव कर रही है। अगर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बिहेव करता होता तो आज हम ऐसे नामांकन में समर्थन देने या संतों के रूप में थोड़ी आते, तो हम सीधा नामांकन भरते। हमें किसने रोका है चुनाव लड़ने के लिए? संघ शुद्ध रूप से एक सांस्कृतिक संगठन है, देश में सांस्कृतिक वातावरण बनाने के लिए है, लेकिन इस प्रकार के बदलाव को जो शुद्ध राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है और राष्ट्र के वैभव की जो बात मानता है, उस बदलाव में हम शरीक हैं। हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को वोट करने के लिए कर रहे हैं। देश में एक बदलाव आना चाहिए, उस बदलाव के हम प्रतीक हैं। उस प्रतीक का अभिनंदन करने के लिए मैं आया हूँ। इनका कहना है कि मोदी का आना, मोदी अगर आते हैं तो वो एक सांस्कृतिक बदलाव होगा और हम एक सांस्कृतिक संस्था भी हैं और इसी बदलाव, ये बदलाव आए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं। दीपक, नहीं, लेकिन खुलकर आरएसएस का सामने आना मैंने पहली बार देखा है शीतल, और मैं खुद जैन साहब से जानना चाहता हूं कि ऐसा कब से होने लगा कि आरएसएस खुलकर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल रैलीज में शामिल होने लगा है? नहीं, घर घर जाके वोट मांगने लगा है। सुरेश जी, दीपक क्योंकि उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा है, जाना है, सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, आरएसएस को, सबको पढ़ा है, उनका ये मानना है कि वो पहली बार ये देख रहे हैं कि संघ इस तरह से खुलकर राजनीतिक प्रचार में, और आप जिसे सांस्कृतिक प्रचार कह रहे हैं, उसमें कूदा है। ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं देखा, ये अभूतपूर्व है। दीपक भाई, ऐसा है, पहली बार नहीं हुआ है। आफ्टर इमरजेंसी वी टुक पार्ट, और आज भी हम राजनीति में नहीं भाग ले रहे। हम 100% वोट हो, ठीक वोट हो और अच्छे लोग राजनीति में आए, उसके लिए हम लगे हैं। और घर घर जाकर के हर व्यक्ति वोट करे, उसके लिए प्रचार कर रहे हैं और पूरी तरह से इन्वॉल्व है। दीपक, का उम्मीद है आपके सवालों का आपको जवाब मिला होगा। सुरेश जी को जाना है, मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें खींच कर लाई थी, वो आ नहीं रहे थे। सुरेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन दीपक जी, इसके साथ ही एक सवाल ये भी है, विधानसभा चुनावों के दौरान हमने देखा था, चाहे आरएसएस हो, बीएचपी हो, इन सभी को कहा यह जा रहा था कि एक तरह से गुजरात में बिल्कुल छोटा बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान जिस तरह की स्थिति इस वक्त हम देख पा रहे हैं बीजेपी के अंदर, ये वास्तव में अपने आप में अभूतपूर्व है। नहीं, आप चित्रा इस सिग्नल को नहीं समझ रही। सिग्नल को समझने वाले समझ गए होंगे, ना समझे वो अनाड़ी हैं। आरएसएस का क्षेत्र का प्रचारक किसी सांसद के, मैं तो सांसद ही कहूंगा, इस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बने नहीं है, किसी सांसद के नॉमिनेशन पेपर के फाइल करने के वक्त वहां पर मौजूद हो और विशेषकर आए और ये कहने आए कि आरएसएस का प्रचारक एक संत होता है, उसी संत की भूमिका में मैं यहाँ पर आया हूँ। इसमें गलत क्या है? ये अपने आप में अभूतपूर्व है। ऐसा लगता है कि संघ को भी संगम शरणम गच्छामी नरेंद्र मोदी के लिए कहते थे, अब उल्टा कहना पड़ेगा कि मोदी शरणम गच्छामी, संघ भी पूरी तरीके से हो गया है, क्योंकि एक अभूतपूर्व घटना है। अवधेश जी शायद मुझसे एग्री करेंगे इस बात पर। पहली बार देखिए, क्षेत्र प्रचारक जो है केंद्रीय पदाधिकारी होता है, आप ये समझ लो। क्षेत्र प्रचारक जो है वो स्थानीय पदाधिकारी नहीं है।
और 1977 की जो बात कह रहे हैं वो सच नहीं है। 1977 में भूमिका जरूर निभाई गई थी, लेकिन प्रचारक निकल करके जाए और भी क्षेत्र प्रचारक के स्तर का नॉमिनेशन में, ये केवल सामान्य घटना नहीं है। ये शो साबित कर रहा है, ये साबित कर रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वाकई और बाकई राजनीतिकरण हुआ है। और इस बार पूरे देश में ये अगर दिखाई देता है जैसा आज हमने देखा है, एक तो ये कारण लग रहा है। दूसरा, दीपक जी ये भी मत भूलिए कि गुजरात में ये माना जाता रहा है कि वही प्रचारक सुरक्षित है जो नरेंद्र मोदी के साथ एडजस्ट करके चलता है। और नरेंद्र मोदी अपने अनुसार वहां प्रचारकों की नियुक्तियां कराते रहे हैं, पुराने लोग अलग गए हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भविष्य के लिए ये अत्यंत ही चिंताजनक है, क्योंकि अगर जी उसके भविष्य की बात कर ही नहीं रहा मैं, आरएसएस के भविष्य की बात अगर इस ढंग से ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, मैं उस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, मैं उस प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ जो आरएसएस को दूसरों से अलग रखती थी। लेकिन ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी आ गए हैं, क्योंकि गतिविधियां काफी ज्यादा तेज वहां पर हो गई हैं। 10:11 हुआ है। पहले जो समय निर्धारित किया गया था 9:30 बजे ही एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये वडोदरा एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गतिविधियां इसी वजह से तेज है, नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर के बाद रोड शो भी शुरू हो जाएगा। दीपक, बिल्कुल नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा चित्रा, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी लोगों से मिलेंगे, सेटल होंगे, उसके बाद वो और कपड़े के रंग पे भी नजर होगी। और इस बार हम देख पा रहे हैं सब कुछ पर नजर होगी, सब कुछ पर। 4-5 दिन से उन्होंने सफेद कपड़ा और वो केसरिया साफा रखा है, वो जो 4-5 दिन से अब मैं यही देख रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा जो मैंने देखा है कि हाफ जैकेट उन्होंने केसरिया ही पहन रखा है। हाँ, वो चल रहा है। देखो ये जो नॉमिनेशन चित्रा जो है, एक राजेंद्र त्रिवेदी बीजेपी विधायक वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, सीधा सवाल, क्या कार्यक्रम है अब नरेंद्र भाई का? कितने बजे पर्चा दाखिल होगा? 11:30 के करीब में दाखिल होना है। और अभी नरेंद्र जी हम लोग सब निकले हैं कॉन्वॉय में, और हजारों की भीड़ लोगों की रोड के ऊपर लगी हुई है। और पूरा एयरपोर्ट के ऊपर हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत किया है। और तरह तरह के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, केरल के सभी लोग वहां पे अपना अपना वो पहनावा पहन के निकलने वाले हैं। और बहुत सारी तरह तरह की लोगों ने व्यवस्था की हुई है कि पूरा रैली जो निकलना है वो रैली पैदल निकलने वाली है, जो मेरे हिसाब से लाखों की तादाद हो जाएगी। और पूरे रोड पे केसरी भूरा हो गया है और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। अभी हम लोग राजमहल रोड, पैलेस रोड के ऊपर से पास हो रहे हैं, बस कीर्ति स्तंभ आ ही गया है, वहीं से हम लोगों को स्टार्ट होना है पैदल। नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंच गए हैं और उनके गाड़ी से वो उतर रहे हैं। तो नरेंद्र भाई जीप में होंगे? हाँ, खुली जीप में जाने वाले हैं। वहां से कलेक्ट्रेट की दूरी कितनी है राजेश भाई? खुली जीप में जाने वाले हैं जी। राजेंद्र भाई, वहां से कलेक्ट्रेट की दूरी कितनी है? वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर लगेगा पैदल, 2.5 किलोमीटर के करीब में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि केरल से और दूसरे राज्यों से भी लोग आए हैं, तो क्या ये कोशिश है दिखाने के कि भारत के अन्य राज्यों का भी जो विविधता है उसका जो है एक प्रदर्शन करेंगे और ये संदेश जाएगा कि नरेंद्र मोदी के नामांकन में चूंकि सारे प्रदेश से लोग आए हैं, सब जगह लोकप्रिय है? नहीं, यहाँ बड़ौदा में रहने वाले जो बिहारी लोग हैं, केरल के लोग हैं, मद्रासी लोग हैं, ये सभी लोग यहाँ पे अपना अपना वो लेके निकलने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी जी मेरे बिल्कुल 25 फुट के दूरी पर हैं। अच्छा नरेंद्र भाई, आपकी 25 फीट की दूरी पर हैं, ये बताइए उन्होंने क्या पहन के रखा है, क्या पहन के वो नॉमिनेशन फाइल करने जाने वाले हैं आज? राजेंद्र भाई, उन्होंने केसरी कलर की बंदी पहनी हुई है और जो उनका हमेशा का लिबास है वो है, खुली जीप में वो चढ़ गए हैं। खुली जीप में चढ़ चुके हैं। में ओम माथुर जी हैं, राजस्थान के, जो गुजरात के प्रभारी है। जी हाँ, ओम माथुर जी गुजरात के प्रभारी। इसके अलावा कौन है उस खुली जीप में? क्रीम कलर के डब्बा में सब लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं। इसके अलावा सौरभ पटेल भी उस जीप में मौजूद हैं क्या? और प्रदेश प्रमुख जो हमारे फल्दू जी हैं वो भी जीप में।
सौरभ पटेल सौरभ पटेल भी जीप में मौजूद है। काफी ज्यादा उत्साह वहां पर देखा जा रहा है। आवाज नरेंद्र मोदी फिलहाल इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या ये जो रैली शुरू होनी थी वो हो चुकी है, वहां से आगे बढ़ रही है धीरे धीरे? रैली बिल्कुल शुरू हो गई है जी। और नेशनल इंटरनेशनल जो भी 150-200 के करीब में उससे ज्यादा दिख रहे हैं और सैकड़ों झंडे हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिखे। बिल्कुल, और कुछ तस्वीरें तो हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हुए थे कीर्ति स्तंभ, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। केसरिया रंग का हाफ जैकेट उन्होंने पहन रखा है, सफेद रंग का कुर्ता पजामा। यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे तकरीबन कितना टाइम लगेगा? रैली शुरू हो चुकी है, यहाँ से कलेक्ट्रेट दफ्तर तक पहुंचने में ऐसा लग रहा है फोन कट गया है। चित्रा ऐसा है कि इसको समझो, मोदी का जो आज नॉमिनेशन है, मोदी का जो ये नॉमिनेशन है। एक मिनट में आपको रोकूंगा। मधुसूदन मिस्त्री जी फोन लाइन पर बैठ है। मधुसूदन मिस्त्री जी नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया बोल रहा हूं। मेरा पहला सवाल, मोदी जी आप नामांकन कर रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया, ऐसा लग रहा है कि वडोदरा पूरा भगवा रंग में रंग गया है। बड़ौदा में कर्फ्यू है ऐसा लग रहा है। कल तक का तो माहौल था, सुबह 7 बजे से लेके पूरा ट्रैफिक बंद किया हो गया है, रोड खोद दिए गए हैं और सरकार की तिजोरी के ऊपर सब खर्चा गिराते हुए मोदी जी नामांकन करने जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है ये पूरा सरकार प्रायोजित है? जी हाँ, बिल्कुल आउटराइट, एंड इट इज फेवरिंग द ए कैंडिडेट। आई एम क्वाइट सरप्राइज द इलेक्शन कमीशन हैज नॉट टेकन ए नोट ऑफ इट। तो क्या चुनाव आयोग से आप इसकी शिकायत करेंगे? हाँ, आज देखते हैं क्या होता है, होने दीजिए। और कहाँ कहाँ पर जो है कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, उसके ऊपर वी विल जस्ट टेक एन एक्शन एंड गो एंड रिप्रेजेंट टू द इलेक्शन कमीशन। अभी सुबह से कहाँ कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है आपके हिसाब से? क्योंकि आपको पल पल की जानकारी मिल रही होगी। आपने कहा सड़क खोद दी गई है, सड़कें बंद कर दी गई हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हाँ, इसमें नॉर्मल कोर्स में हो रहा ना, एक कैंडिडेट को इस तरह से फेवर करना ब्लेटेंटली आउटराइट है। तो इस इलेक्शन कमीशन की ऑफिसरों के इसके ऊपर से एक कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो क्या क्या फेवर है कैंडिडेट? नहीं, क्या क्या फेवर है प्रशासन की ओर से जो नहीं करना चाहिए था? नहीं, आई मीन ही शुड गो एज ए लाइक एनी अदर कॉमन कैंडिडेट, दैट्स इट। उसकी पार्टी के लोग में जाए, घोड़े सवार उसकी पुलिस उतारो, दूसरे लोग करो, उसकी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इतना झमेला पैदा करो और ऐसे है तो स्थिति के निर्माण करो कि मैं इतना बड़ा हूं कि मुझे कोई पहुंच नहीं सकता। दैट इटसेल्फ इज ट्राइंग टू गेट एन एज ओवर द राइवल कैंडिडेट। रायबरेली में सोनिया गांधी जब नॉमिनेशन डालने गई थी तो पूरा वैसे ही चारों तरफ ट्रैफिक बंद कर दिया गया था, उस रोड से कोई गुजर नहीं सकता था। आई हैव नॉट सीन दैट। मैं तो बड़ौदा कर रहा हूँ ये, और आप मुझे बड़ौदा की पूछ रहे हो। मिस्त्री साहब, आप चुनाव आयोग के बारे में आपने कहा, आपको क्या कहाँ लगता है कहाँ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ? मैं सवाल दोहरा रहा हूँ ताकि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी भी इस बात को सुन ले। वजह से कि 12 बजे पहले 11 बजे पहले वो कैंडिडेट जहाँ तक नामांकन न करे वहाँ तक ये सरकार को जो कुछ खर्चा करना वो कर सकती है। इस तरह का ये है ना पूरा। अदरवाइज इज देयर एनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम फॉर ए चीफ मिनिस्टर टू बी हियर? उसके खुद के राज्य के अंदर उसको इतनी सारी व्यवस्था करनी पड़े अपनी जान के लिए, दैट इट ऑल शोज व्हाट काइंड ऑफ ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन गुजरात। मधुसूदन मिस्त्री जी, क्या वजह है कि जैसा कि हमने पहले भी देखा था, आपको अपने पोस्टर लगाने के लिए इतनी मशक्कत वडोदरा में करनी पड़ रही है और नरेंद्र मोदी को इतना फेवर दिया जा रहा है? देखो, इसके अंदर सबको प्राइम मिनिस्टर जो कहलाने वाले और होने वाले हैं। हमारे यहाँ गुजरात में एक कहावत है कि भैंस भागोड़े यानी कि भैंस होती है, वो अभी तो घर पर नहीं आई है। छाछ छागोड़े यानी कि छाछ बनाने के लिए सब तैयारी करी। वो भैंस आने वाली है, दूध देगी, घर के अंदर छाछ बनेगी, मक्खन होगा, और उसको करने के लिए घर के अंदर धमाधम चल रही है। पर पहले भैंस तो आने दो, ये भाई साहब को चुनाव तो जीतने दो, उसके बाद में सब करे। लेकिन सबकी होड़ लगी हुई है, एज इफ दे वांटेड टू बी सो नियर टू द ये है तो नरेंद्र मोदी खुश करने के लिए।
लेकिन भैंस तो आ गई, मधुसूदन मिस्त्री की भैंस तो आ गई। अरे अभी तो मतदार को अपना वोट डालने का बाकी है जनाब। नहीं, आज तो कीर्ति स्तंभ पर घूम रहे हैं। बड़ौदा से चुनाव तो जीतने दीजिए। आज तो कीर्ति स्तंभ पर घूम रहे हैं वो, ऐसे ही जैसे विजय जुलूस निकाल रहे हो। हाँ, तो जैसा मैं तो बोल रहा हूँ, अब आप लोग उनको बहुत बड़ा बना रहे हो, तो उसके अंदर हमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग उनको सही है, लेकिन देश का मतदार बहुत शाना है और वो तय करेगा कि क्या करना है। आप कल का रिपोर्ट देख लीजिए ना, कितने लोग का एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग परेशान हुए, कितने लोग को है तो मुश्किल गिरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मधुसूदन मिस्त्री जी, हमारी तरफ से चुनाव लड़ने के लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चित्रा, हम क्या देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं रोड शो की, जरा डिस्क्राइब कर दीजिए। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी आप देख पा रहे हैं खुली जीप में इस वक्त सवार हैं, उनके साथ स्थानीय नेता भी बीजेपी के तमाम देखे जा सकते हैं। हाथ हिलाकर मौजूद लोगों का स्वागत किया नरेंद्र मोदी ने और अब तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर तक ये रैली यूं ही चलती रहेगी। भगवा रंग में पूरा वडोदरा शहर इस वक्त रंगा हुआ नजर आ रहा है। जो आरोप भी लगा रहे थे मधुसूदन मिस्त्री के, दरअसल पूरी तरह से हाईजैक किया जा चुका। और नरेंद्र मोदी को आप देखिए आश्वस्त, बगल में उनके सबसे नजदीकी आनंदीबेन पटेल वहां पर, बिल्कुल वो बिल्कुल दाहिनी तरफ उनके बगल में पीछे की तरफ खड़ी हुई हैं और काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त देखी जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर अनुज जी आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल देखिए, नरेंद्र मोदी जीवन का लोकसभा चुनाव के लिए पहला नामांकन भर रहे हैं और इसके लिए बड़ा जुलूस वहां निकलना स्वाभाविक है। लेकिन जैसा कि पहले कहा गया, संघ के प्रांत प्रचारक से भी ऊपर जो क्षेत्रीय प्रचारक हैं उनका वहां होना, माने मोहन भागवत के प्रतिनिधि के रूप में उनकी मौजूदगी काफी महत्व रखती है। आरएसएस ने खुद नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट के लिए स्थापित किया है, आडवाणी व अन्य नेताओं की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए। इसलिए संघ की पूरी ताकत आज उनके साथ लगी हुई है और जनता के बीच वो अपना समर्थन दिखाने की कोशिश। नरेंद्र मोदी को जो जिन तस्वीरों में हमने दीपक जी देखा, शायद वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रैली को आगे बढ़ाओ, काफी ज्यादा भीड़ है और वहां तक पहुंचने में भी काफी वक्त लगेगा, अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो हम समझ पाए हों। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी चित्रा यहाँ आपको कि ये कोई साधारण नामांकन नहीं है, ये कोई ऐसा नामांकन नहीं है कि कोई व्यक्ति आया है। देखिए, अभी सौरभ पटेल से बात कर रहे हैं जो वडोदरा से हैं, मंत्री भी हैं, और अगर नरेंद्र मोदी अपनी गद्दी छोड़ते हैं तो आनंदीबेन पटेल या सौरभ पटेल में से एक मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय है। उनके पीछे पुरुषोत्तम रूपाला दिखाई पड़ रहे हैं जो कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इससे पहले मोदी सरकार में मंत्री भी रहे हैं और शायद अभी हैं भी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक असाधारण घटना है। असाधारण घटना इसलिए क्योंकि भारत के लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ है कि नीचे से उठकर आया आदमी यहाँ तक पहुंचा हो, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग बना हो, अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा हो, एक ऐसी पार्टी से जा रहा हो जो डायनेस्टिक पार्टी नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि पार्लियामेंट्री पार्टी के संसदीय दल द्वारा थोपा गया हो। आप किसी भी प्रधानमंत्री को ले लीजिए, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से आते थे, उनको सीधे ऊपर से लाया गया था, हालांकि पूरे किसी को एतराज नहीं था। आप लाल बहादुर शास्त्री को ले लीजिए, संसदीय दल ने उनको लाया था, हालांकि उनके नाम को लेकर किसी को एतराज नहीं था। आप इंदिरा गांधी को ले लीजिए, आप चंद्रशेखर को ले लीजिए, आप विश्वनाथ प्रताप सिंह को ले लीजिए, एक हद तक उनको जमीनी नेता कहा जा सकता था, लेकिन जो हालात बने वो पूरी तरह से गिर गए। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का नाम आगे बढ़ा, जो कठिनाइयां उनके बीच थी, जिस हिसाब से गुजरात दंगों के दाग उन पर लगे, अटल बिहारी वाजपेयी पर कोई दाग नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी पर दाग ही दाग है। नरेंद्र मोदी कहते हैं दाग अच्छे हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग कहते हैं दाग बुरे हैं। तो एक असाधारण और एक अभूतपूर्व घटना है कि एक चाय बेचने वाला उसी शहर से नामांकन कर रहा है जिस शहर में वो आरएसएस के दफ्तर में झाड़ू और पोछा करा करता था, और नामांकन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर पद के लिए सीधे, क्योंकि अगर वो जीतता है यहाँ से, अगर उसकी पार्टी जीतती है तो वो सीधे प्राइम मिनिस्टर बनती है। तो मुझे लगता है कि एक असाधारण घटना है भारतीय राजनीतिक इतिहास की। मुझे नहीं पता कि एनडीए जीतेगा कि हारेगा, मुझे नहीं पता कि बीजेपी 272 प्लस लाएगी या नहीं लाएगी।
मैं इस बात पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता कि बीजेपी 200 का आंकड़ा पार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन कम से कम ये कहना चाहूंगा कि ये क्षण बीजेपी के लिए, खासकर नरेंद्र मोदी के लिए और वडोदरा के लिए बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि ऐसे उदाहरण, ऐसी कहानियां, ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम बेहद कम देखने को मिलते हैं। नहीं, घटनाक्रम ऐसा देखने को ही नहीं मिला। हाँ, देखने को नहीं मिलता। वही बोल रहे। वडोदरा के विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, और वो वहीं पर मौजूद है। नरेंद्र मोदी की जो इस वक्त रोड शो हम देख पा रहे हैं। बालकृष्ण जी, आसपास की तस्वीरें किस तरह से और कितने लोग तकरीबन वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ बताएंगे आप हमें? बहुत सी ज्यादा संख्या में, गिनती नहीं हो सके, इतना भव्य स्वागत हो रहा है। लाखों की गिनती होगी शायद, सब मकान पे सभी जगह है जी। हाँ, सभी जगह से बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है। कीर्ति स्तंभ से स्टार्ट हुई है अभी साहिब जी की रैली। हम देख पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जिस खुली हुई जीप पर सवार है, उसका आगे बढ़ पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। काफी बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। इतना सब पब्लिक का माहौल है, पब्लिक को इतना उम्मीद है और इतना भव्य स्वागत हो रहा है कि न कल्पित है, उसका वर्णन भी नहीं हो सके, ऐसा ही है। बालकृष्ण पटेल जी, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहिए। वडोदरा से विधायक, और इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह की तस्वीरें हैं। अभूतपूर्व अपने आप में बीजेपी से मान रही है। नरेंद्र मोदी वडोदरा से नामांकन दाखिल करने के लिए निकल चुके हैं। फिलहाल रुकेंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से